डियर स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 11th के एनसीईआरटी के सबसे पहला जो चैप्टर है सेट थ्योरी जिसको बोलते हैं, जो कि पूरे मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं। सेट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि सेट जो है आगे जाके प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता में काफ़ी यूजफुल है, इसलिए और आसान भी है। तो सबसे पहले जरा सेट की बात करें तो सेट से पहले जरा नंबर सिस्टम की यदि हम बात कर लें तो ज्यादा अच्छा है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखें नेचुरल नंबर्स। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि नेचुरल का जो एन से स्टार्टिंग है। और नेचुरल नंबर सभी लोग जानते हैं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर है, जो हमारी काउंटिंग है वो नेचुरल नंबर है। अब दूसरी बात करें तो दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम करते हैं डब्ल्यू से डिनोट। तो जब आप नंबर लिख रहे हैं, पहले आपने नेचुरल नंबर लिखी हैं तो उनमें जीरो नहीं है, तो बिना जीरो के कोई भी नंबर जो है पूर्ण नहीं है या पूरी तरह नहीं है। तो यानी नेचुरल नंबर में ही यदि आपने जीरो को भी एंटर करा दिया तो ये होल नंबर या पूर्ण संख्याएं आपकी हो गई हैं। तो अभी ये जो है आपकी होल नंबर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। नेचुरल नंबर की जो नंबर्स हैं उन्हीं में जीरो को भी आपने मिला दिया तो अब आपकी नंबर्स होल नंबर हो गई हैं। अब तीसरा देखें जरा, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर मतलब वैल्यू पूर्ण होगी, फुल। ऐसे जेड कैसे लेते हैं देखें जरा, ये आपने यहां जीरो ले लिया, जीरो के बाद पूर्ण वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। इधर जीरो से पहले भी आएगी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये आपके इंटीजर्स हो गए। ये वैसे छोटी क्लासेज में सब जानते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 ये आगे तक। होल नंबर में नेचुरल नंबर में ही जीरो और आपने ऐड कर दिया। और इंटीजर्स में आपका होल नंबर तो होल नंबर से आगे वाला आ ही रहा है, इधर भी नेगेटिव वाला भी, यानी सारी की सारी राउंड ऑफ में जो वैल्यू हो, पूरी तरह जो वैल्यू हो वो लेते हैं। अब जरा इसकी इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर में भी इधर वाला पॉजिटिव इंटीजर होता है, इधर वाला नेगेटिव इंटीजर होता है। तो यदि हम बात करें जेड प्लस की तो जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में यदि हम बात करेंगे तो आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मतलब ये पॉजिटिव वाले इंटीजर इधर वाले। तो एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर भी नेचुरल नंबर ही हो गए। नेचुरल नंबर भी यही होती है। अब जरा नेक्स्ट देखें, नेगेटिव इंटीजर, ऊपर नेगेटिव लग गया तो नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, कोई नंबर्स आएंगे आपकी, यहां से आप शुरू करिए, ये -1 -2 -3 एंड सो। तो इधर वाले आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं
इधर वाले नेगेटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों को मिला दिया जाए तो ये आपके इंटीजर्स हैं। और जरा आगे चलें। फिर आपकी आती हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को जनरली क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? कैन बी रिप्रेजेंट इन P अपॉन Q फॉर्म। जो नंबर P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट की जा सके। लेकिन दो बातें इसमें ध्यान रखनी है, ये जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मैथ के अंदर ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ के साथ ये जो दोनों वैल्यू हैं, चाहे P हो, ये भी इंटीजर होना चाहिए, Q है वो भी इंटीजर होना चाहिए, तभी उन्हीं को हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। देखें जरा रेशनल नंबर समझें जरा क्या होती हैं। जैसे 0.1 है, तो 0.1 में यदि हम पॉइंट को हटा दें तो ये हो गया 1/10। अब इसकी ये शर्तों को देखें। Q मतलब ये जीरो नहीं है, और एक भी इंटीजर है, दो भी इंटीजर है, इसका मतलब क्या है? ये आपका रेशनल नंबर है। ये आपका रेशनल नंबर है। मान लीजिए आपने लिखा 1/3, तो ये रेशनल नंबर है। मान लो आपने केवल 3 लिखा, तो 3 के नीचे भी तो 1 होगा, तो ये भी P अपॉन Q फॉर्म में है, Q जीरो नहीं है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। तो सो सिंपल सी बात है, जो P अपॉन Q में कन्वर्ट हो सके वो सब रेशनल नंबर हैं। अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर की यदि हम बात करें तो रेशनल का उल्टा है। जो P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट न किए जा सके। जैसे मान लीजिए में √3 है, तो √3 को लिखोगे तो √3 अपॉन 1 आया, तो P अपॉन Q फॉर्म में तो हो गया, Q भी जीरो नहीं है, लेकिन ये जो P है वो इंटीजर नहीं है, 1 तो इंटीजर है। तो तीनों शर्तें एक साथ पूरी नहीं हो रही हैं। जो Q है आपका वो जीरो नहीं है, ये जीरो कहाँ है? 1 है, और ये आपका इंटीजर नहीं है, 1 तो इंटीजर है। इसलिए √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब जरा थोड़ा और आगे चलें। फिर होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, और Z क्या होता है? ये x प्लस IY होता है। ये जो I हम देख रहे हैं, ये I जो है इमेजिनरी का फर्स्ट लेटर है। ये इमेजिनरी कहां से आया? ये जो आयोटा है उसकी वैल्यू होती है √-1। अभी 10th तक यदि हम देखें तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही होती थी। अब यहां से हम देख रहे हैं रूट के अंदर नेगेटिव में वैल्यू हो तो वो उसकी वैल्यू इमेजिनरी आएगी। तो ये इसमें आई नहीं है, तो ये रियल नंबर है, और इसके साथ आई है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर।
तो रियल और इमेजिनरी दोनों का यदि कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। क्या होता है, जरा इसको और थोड़ा सोच लें। आई जो है आपका होता है √-1, इसको रिमेम्बर कर लें। अब यदि इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। मतलब स्क्वायर किया। अब इस आयोटा स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा, एक आयोटा को नीचे भेज दें तो -1 अपॉन आयोटा, मतलब -1 अपॉन आयोटा की वैल्यू आयोटा के इक्वल होगी। और थोड़ा आगे चलें, मान लो हमें आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर अभी हमने बताया था कितना है, -1 इंटू आयोटा, इसका मतलब माइनस आयोटा वैल्यू आ गई। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू आई वो आई माइनस आयोटा। आयोटा हुआ √-1, आयोटा स्क्वायर हुआ -1, आयोटा क्यूब हुआ माइनस आयोटा। अब मान लीजिए हमें आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी हो, तो आयोटा की पावर 4 होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी -1 इंटू -1, यानी आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 आ गई, यानी आयोटा की वैल्यू √-1, इसी का स्क्वायर कर दिया तो दूसरी वैल्यू मिल गई। क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक्स क्यूब होता है तो उसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखते हैं, इसी तरीके से हमने आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख दिया, और आई स्क्वायर की वैल्यू पता है तो ये आ गया। अब मान लीजिए हमें आयोटा की पावर 5 निकालना है, तो आयोटा की पावर 5 निकालना है तो आयोटा की पावर 4 आ जाए, तो 4 आ जाए तो उसके बाद वाली वैल्यूओं को आयोटा की पावर 4 में ही ब्रेक करना है, आयोटा 4 इंटू आयोटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आयोटा क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, फिर आयोटा क्यूब को फिर तोड़ना पड़ेगा। आयोटा 4 सबसे आसान वैल्यू होती है 1, इसलिए इसी में ब्रेक करते हैं यदि वैल्यू 4 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ आयोटा 5 की वैल्यू आयोटा हो गई। इसी तरीके से यदि और आगे जाएं तो आयोटा 6 कितना होगा, आयोटा की पावर 6। हमने बताया कि 4 से ज्यादा वैल्यू है ऊपर और ये नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो 4 में जरूर ब्रेक करेंगे, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, और ये तो आयोटा होता ही होता है। आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, यानी आयोटा की पावर 6 की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह आयोटा की पावर 7 को यदि हम देखें, आयोटा की पावर 7 को यदि हम देखें तो आयोटा की पावर 7 फिर पहले की तरह आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा की पावर 4 होता है 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा लिखा हुआ है, तो आयोटा की पावर 7 आ गया आपका माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 8 की यदि बात करें तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, या हम इसको कह सकते हैं आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी आयोटा की पावर 8 आ गया, ये वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर यानी 1, तो आयोटा की पावर 8 आपका वैल्यू 1 आ गया। इसी तरीके से ऊपर जितना भी वैल्यू आगे जाएंगी हम आयोटा की पावर 4 में ही ब्रेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें आयोटा की पावर 12 लाना है, तो आयोटा की पावर 4 का होल क्यूब, क्यों 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और आयोटा की पावर 4 में इसलिए ब्रेक किया है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ गया। मान लीजिए हमें आयोटा की पावर 18 निकालना है, तो आयोटा की पावर 4 की पावर 4 हो गया, तो 16 तो यही हो गया, इंटू आयोटा स्क्वायर, ये वैल्यू है 1, 1 की पावर 4 और ये वैल्यू है -1, तो 1 इंटू -1 मतलब -1 आ गया आयोटा की पावर 18। अब कोई आपसे कहे कि आयोटा की पावर 102 बताइए, तो आयोटा की पावर 4 की पावर 25, तो 100 तो यही हो गया,
अब 2 और बचा तो इंटू आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। तो इसको यदि हम देखें तो ये 1 की पावर 25 और ये हुआ -1, तो 1 इंटू -1 यानी -1 आ गया। ये आयोटा की पावर 102 ये वैल्यू आई। इसी तरीके से आप आयोटा की आगे की पावर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये बात रही आपकी कॉम्प्लेक्स की। जिन वैल्यूज में केवल आयोटा आता है, जिन वैल्यूज में केवल आयोटा आता है वो इमेजिनरी नंबर्स होती हैं। जिन वैल्यूज में आयोटा आता है वो इमेजिनरी नंबर्स होती हैं। इमेजिनरी नंबर्स कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए आयोटा हो, 2 आयोटा हो, -3 आयोटा हो, 4 आयोटा हो, -5 आयोटा हो, मतलब जिन भी नंबर्स में आयोटा है वो सभी इमेजिनरी नंबर्स होती हैं। ठीक है। अब जरा हम बात करें सेट की। तो सेट क्या होता है? सेट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखें जरा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, एक तो ये वेल डिफाइंड आया है, इसमें एक डिस्टिंक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है, ये बहुत सारी बातें हो गई। तो वेल डिफाइंड का मतलब है जो पूरी तरह क्लियर है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्कूल में क्लास 9th के स्टूडेंट का कलेक्शन, तो किसी स्कूल के 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन सब का नाम बाकायदा रजिस्टर में है, सब है, पूरा डेटा है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है जिसके बारे में कंफर्म हो, जिसमें कोई लाग लपेट वाली बात न हो। और वेल डिफाइंड कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द इंडिया या वर्ल्ड, तो बेस्ट प्लेयर्स की तो कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी के हिसाब से कोई बेस्ट है, किसी के हिसाब से कोई बेस्ट है। तो कहीं किसी के सामने बेस्ट लग गया, गुड लग गया, इस तरह के जो ये वर्ड्स आ जाते हैं तो वो वेल डिफाइंड में नहीं आएगा। तो वेल डिफाइंड होना जरूरी है, यानी कहने का मतलब है उसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, जो चीज एकदम क्लियर है। जैसे कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो 5 वोवेल्स हैं वो कन्फर्म है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मान लीजिए कोई कहे आपसे कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो आपकी 10 से छोटी हैं, तो प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, तो क्लियर है। तो यानी वेल डिफाइंड का मतलब है टोटली क्लियर हो, वो टोटली क्लियर हो वो चीज। डिस्टिंक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का अलग अलग होना जरूरी है, मतलब ऑब्जेक्ट कोई रिपीट नहीं होगा, नॉट रिपीटेड ऑब्जेक्ट। अब कलेक्शन किसी भी चीज का होगा, कलेक्शन हम किसी का भी करें, पूरी क्लास का कलेक्शन है, तो कलेक्शन है तो उसमें बच्चों का कलेक्शन है, तो वो जो बच्चे हैं वही आपके ऑब्जेक्ट हैं या एलिमेंट हैं या मेंबर हैं, एक ही बात है। ये तीनों चीजें एक ही हैं, एलिमेंट्स कहें हम या ऑब्जेक्ट्स कहें, एलिमेंट्स कहें ऑब्जेक्ट कहें, ये बातें एक ही हैं, या हम मेंबर्स भी कह सकते हैं। ये सभी एक ही बातें हैं। तो कोई भी किसी भी चीज का आप कलेक्शन करेंगे, तो कलेक्शन करेंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया
कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वॉवेल्स हैं तो वो तो 5 ही हैं। तो A E I O U ये 5 हैं। तो ये जो 5 हैं A E I O U ये आपके एलिमेंट हैं या उनको ऑब्जेक्ट कहिए या मेंबर्स हैं, और उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो सेट हो गया और वेल डिफाइंड है, क्योंकि जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो आपके वॉवेल्स हैं वो वेल डिफाइंड है। उनमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग बता रहे हैं तो वो 5 हैं, कोई दूसरा अंग्रेज बताएगा तो वो 10 हो जाएंगे, या कोई फ्रेंच वाला बताएगा तो वो अलग हो जाएंगे, अमेरिका वाला बताएगा तो वो अलग हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो हैं उसमें वॉवेल्स जो हैं वो 5 हैं, वो हमेशा 5 होते हैं, वही वेल डिफाइंड हैं। तो इसी तरीके से जब कोई भी कलेक्शन है तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं वो आपके सेट से ही बिलोंग करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कलेक्शन या सेट। ये बिलोंग्स टू क्या होता है? बिलोंग्स टू जो है ये वाला साइन होता है, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। कहने का मतलब है ये उन्हीं एलिमेंट्स में से होगा, जैसे A E I O U ये 5 आपके वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, तो उनमें ए जो है ए बिलोंग कर रहा है किससे? वॉवेल से। ई भी बिलोंग कर रहा है, ओ भी, ई भी, आई भी, ओ भी, यू भी, ये सब जो बिलोंग कर रहे हैं। अब मान लो कोई कहे कि ए बिलोंग्स टू वॉवेल्स, तो नहीं आएगा। तो वॉवेल्स से बिलोंग कर रहा है तो ये साइन आएगा, और यदि आपने इसको काट दिया ऐसे तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जरा सेट की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें। जैसे समझे जरा, मान लीजिए आपसे कहा गया सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो यदि हम बात करें तो इसमें यदि हम देखें तो A E I O और U ये है। तो यदि हम बात करें तो A बिलोंग कर रहा है आपका, इसको किसी पर्टिकुलर सेट को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और ये सभी क्या हैं? मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सभी को हम कॉमा से अलग अलग कर देते हैं, सेपरेटेड बाई कॉमा, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर हम इनक्लोज कर देते हैं। तो यदि हम बात करें तो A बिलोंग्स टू A इसी का एलिमेंट है, E बिलोंग्स टू A बिल्कुल ठीक है, I बिलोंग्स टू A, O बिलोंग्स टू A, U बिलोंग्स टू A। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि भाई P की बात करें हम P, तो P जो है आपका बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि P इसमें है ही। तो कहने का मतलब है जो भी सेट है या कलेक्शन है, सेट कहें आप या कलेक्शन कहें, तो आपके जो भी आप इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट तो 26 होते हैं लेकिन उसमें वॉवेल्स की बात कर रहे हैं, तो वॉवेल्स यही होंगे। ठीक है, और जरा समझने का प्रयास करें। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11, इनकी बात करें हम,
तो सभी से यदि पूछे हम तो प्राइम नंबर सबसे पहला 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, लेकिन ये तो 11 से कम की बात कर रहा है। तो इन सबको हमने पहले तो कॉमा से अलग अलग कर दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया और इसको किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। तो ये जो सब हैं, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये सब एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या मेंबर्स हैं। इसी तरीके से पहले वाले में यदि बात करें तो ये सारे के सारे, ये सभी एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या मेंबर्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो अंदर एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वही उससे बिलोंग करेंगे, अदर जो है वो नहीं करेंगे। जैसे इसके अंदर की यदि हम बात करें तो 2 जो है बिलोंग करेगा बी से, 3 बिलोंग करेगा बी से, 5 बिलोंग करेगा बी से, 7 बिलोंग करेगा बी से। लेकिन हम कहें कि 11, क्या 11 बिलोंग करेगा बी से? नहीं करेगा। इसी तरीके से हम कहें कि 13 बिलोंग करेगा बी से? बिल्कुल नहीं करेगा। ये सब जो अंदर हैं वो एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स को लिखने में हम कॉमा से अलग अलग करके लिख देते हैं। तो किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें जरा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड हैं। एक तो आपका रोस्टर मेथड है और दूसरा है सेट बिल्डर। तो पहली वाली की यदि हम बात करें, तो रोस्टर मेथड की यदि हम बात करें तो रोस्टर मेथड क्या कहता है? सबसे पहला मेथड, in this method elements are separated by commas and enclosed by brace या ब्रैकेट। वो भी कौन सा ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट। और इसमें क्या होगा? रिपीटिशन नॉट अलाउड। कोई भी एलिमेंट आप दोबारा नहीं लिख सकते हैं। जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। तो सबसे पहले तो इसको किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दीजिए। इधर इक्वल लिखिए, ये कर्ली ब्रैकेट ले लिया। अब इवन नंबर नेचुरल नंबर की बात करें तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 ये आ गए। तो हमने क्या किया, इसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं
उनको हमने लिस्टेड कर लिया, लिस्ट करके कॉमा से सेपरेट कर दिया और ब्रेस में या कर्ली ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। और सेट को हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। इधर ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं इधर। तो जरा इसको यदि हम देखें, तो क्या आएगा, 2 बिलोंग्स टू एक्स, 4 बिलोंग्स टू एक्स, 8 बिलोंग्स टू एक्स। लेकिन हम कहें कि 20 डू नॉट बिलोंग्स टू एक्स, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो हमारी जो रोस्टर मेथड है वो एकदम सिंपल है। रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको लिस्टेड कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं, फिर उनको कॉमा लगा करके अलग अलग कर देते हैं और फिर एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इसको इक्वल टू किसी भी कैपिटल लेटर के, चाहे एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, इससे डिनोट कर देते हैं। दूसरी मेथड है हमारी सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड कुछ नहीं है, इस मेथड में, इन दिस मेथड एलिमेंट्स possesses a प्रॉपर्टी, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी रखते हैं और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, यहां x ले लिया, x is such that x is a px, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होगी वो हम उसमें लिखेंगे। देखें जरा, जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है, ये है आपका 2 4 6 8 10, मान लीजिए इस तरीके से। तो इस टाइम ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अब ये 2 है 4 है तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो x इक्वल टू 2n, x 2n है और n की यदि बात करें तो यहाँ 1 आएगा, 2 इंटू n, 1 आ जाएगा, 2 3 4 5, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर 1 ले तो ये क्या आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 और साथ में क्या है, n लेस देन 6, ये भी। तो x इस प्रकार से है, x इज सच दैट, आप चाहे तो ऐसे लगाइए या ऐसे करके लगा सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ नहीं होता है, उसी में जो प्रॉपर्टी बन रही है उसी को उसी हिसाब से हम लिख देते हैं। ये आपका सेट बिल्डर मेथड है। तो सेट बिल्डर मेथड बहुत ही आसान है, ठीक है। आप वीडियो देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।